हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और हम पहुंच चुके थे क्लास 8 की पॉलिटी की बुक में, जिस बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड से कुछ अध्याय हमने पढ़े और आज का अध्याय है अध्याय नंबर 7 और जिसका नाम है हास्यकरण की समझ। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सामाजिक रूप में हास्य पर होने का क्या मतलब होता है। आप कॉपियों में जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं और खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिए का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। ये एक जैसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चे वे जैसे नहीं है, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आप बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज्यादा मजा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज्यादातर बच्चे खेलने चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग है तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके साथ संगी साथी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करेंगे कि आप औरों से अलग हैं। गोरा गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। कक्षा में कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। इसके हास्यीकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से चूक जाते हैं। इसे समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबके के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिसके साथ जमीन, धन दौलत और ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप में ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि हाशियाईकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरों में समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। आदिवासी और हाशियाईकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र की दिवस की परेड देख रहे हैं। अरे देखो आदिवासियों की नाव। दादू, ये आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं। सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोग इस बात को कुछ पता नहीं है। हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ नहीं जानते। सॉरी, उल्टा है। क्या हाँ, क्या वे हमारे बारे में और कुछ नहीं जानते। सही कहा तुमने, आदिवासी की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन से और जंगल से मिलती जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की
बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते, हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहां न तो हमें वकील मिलता था और न अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हम में से बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कब्जे में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते हम उन्हें करने लगे। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में नीचे लोहे के भंडार है, जमीन के नीचे लोहे के भंडार है, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि हमने अपनी जिंदगी हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। इन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे के निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर लगा दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों को उनकी जमीन नहीं बेची। ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीन नहीं बेची। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिर उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू, और हमारी जमीन, उसका 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार ने हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। वे अपने ज्यादातर दोस्तों से इसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाए। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और खुले माहौल में हमें बहुत याद आती थी। बहुत कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, वे थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी अपने गांव के बारे में बता सकती हो, उसमें वे काफी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी एक पर फिल्म बनाऊंगी। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू और उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशिएकरण के बारे में आप इन अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी लोग कौन है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी इसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम तो सुना होगा। आदिवासियों को सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातियां समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं।
क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। शायद आपने अनुसूचित जनजाति का शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेज में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। यह विभिन्न स्थानों से जुड़े होते हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व साथ वैष्णव भक्त आदि पंथों में भी प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों का पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपरा इसी के उदाहरण है। 19वीं सदी के बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषा रही है। इनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इसमें संताली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। उसकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी इनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। आदिवासियों आदिवासी और प्रचलित छवियां। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह के पेश किया जा रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप से पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 में की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों से देखते चलने वाली की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। ये चित्र है परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पुस्तक में पढ़ा कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। तांबे, लोहे, सोने, चांदी और के अयस्क, कोयले और हीरे की कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद, मोम, लाख और शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ने से जंगल का बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी में मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इस इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। इनका जंगलों पर पूर्ण नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज इन्हें हाशिए और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है।
औपनिवेशिक शासन में पहले आदिवासी सामुदायिक शिकार और चीजें बिनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर काम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपरा अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव व वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन पर सीधी पहुंच है। झारखंड और आसपास के इलाकों में आदिवासी 1830 के दशक में ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम के उनके श्रम के बूते पर ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम के 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातनाओं, विरल और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही यह पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासियों की मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है। आओ मिनी असल चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली के भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह गोडरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी एक समुदाय का पवित्र प्रदेश पर्वत है। यह एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र रिफाइनर लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय में लोगों को इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमि साफ किया जा चुकी है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों के से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों में एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट में पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलवायु में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों में बिंदी है। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, 40,501 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य, 1,18,918 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहते तो कोशिश करते कि वे उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाओं के रूप में तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशक के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है।
अपने जीवन और जंगलों को बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं और इनमें इसके परंपरागत निवास स्थलों के छीनने से जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर लेते हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरी करनी पड़ती है। इस तरह के गरीबी और लाचारी के जाल में फंसने चले जाते हैं और ग्रामीण इलाकों में 75% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। उनकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। इसके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता की बहुत कमी है। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासियों जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हास्यकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में यह इन का अल्पसंख्यक समुदायों को यह सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल पर तक ही सीमित नहीं है। इसमें से न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंचे जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इनमें सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर रही है सकती है। ऐसा सूरत में छोटा आकार घाटे और की बात साबित हो सकती है और संभवतः छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आकांक्षा से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। वे प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब असंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा का मायना, समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। और जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने के लिए न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालतों में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हास्यकरण को समझें। मुसलमान और हास्यकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है और उन्हें हास्य समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों में ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुसलमान समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या क्या बताती है। ये है मूलभूत सुविधाएं।
2008 और 2009 के आंकड़े के हिसाब से धार्मिक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख, इनके पास में पक्का घर इतने प्रतिशत लोगों के पास में, बिजली इतने लोगों के पास में और पानी, नल का पानी इतने लोगों के पास में। तो इनमें पक्का घर देखें तो ये थोड़ा घट गया, ईसाइयों के पास बढ़ गया और सिख लोगों के पास और भी ज़्यादा। और बिजली की बात करें तो इनके मुसलमानों के पास घट गया, सबसे कम मुसलमानों के पास, उसके बाद में ये बढ़ा हुआ, ये भी बढ़ा हुआ और ये मीडियम। और नल का पानी देखें सबसे कम ये रहा और बाकी सबसे ज़्यादा इनके पास, और मीडियम देखें तो ये स्रोत है इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 टूवर्ड सोशल कन्वर्जेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉय मैन पावर रिसर्च योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या इतना से इतना इतना। और साक्षरता दर दी गई है 2011 के हिसाब से, जिसमें कुल साक्षरता दर इतनी है तो ये हिंदुओं की साक्षरता 63% है, ये मीडियम मान सकते हैं, सबसे कम मुसलमानों में और बाकी सब में देखें तो आमतौर पर हिंदुओं से ज़्यादा। और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत देखें तो ये है, आबादी है इतनी, और उसमें से आईएएस प्रशासनिक सेवाओं में आईएएस हैं इतने, और पुलिस सेवा में इतने इतने इतने, पीएसयू 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 बैंक में इतने। इस बात को ध्यान में रखने हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सचंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय में हाशिएकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्रोतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जैसे अन्य भाषी समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों ने आर्थिक एवं सामाजिक हाशिकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग है। यह सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी अभी मुसलमानों को उन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे सब बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उन्हें के साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए का मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिएकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिनमें अक्सर उनका गेटोइजेशन होने लगता है। कभी कभी भी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। ये है चित्र है जिसमें है मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। मैं एक मुसलमान बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई और उसमें जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी कि सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और
हमें यह बात अजीब क्यों नहीं लगी? क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान का पता चल जाती है और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशिकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में नीचे पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत के औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इस सारे समूहों के अनुभवों के साथ पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियां, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा की में हम सभी भी बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना न तो हम उन विविधताओं की रक्षा कर पाएंगे और जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता की प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष है कि इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशिएकरण समुदाय होने का हाशिए समुदाय होने का क्या मतलब होता है। इसमें विभिन्न हाशिए समुदायों के अनुभवों के बारे के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि इन समुदायों ने हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय उनको अलग अलग तरह से महसूस की भी करते हैं। हमने यह भी देखा है कि हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशिएकरण की कमजोर सामाजिक हैसियत की ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह के हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशिएकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों के बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशिएकरण का सामना किया किस तरह किया है। सच्चर समिति रिपोर्ट में मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमी को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चों को मदरसे में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।